नमस्कार। हम लोग आज एक मैथ्स के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। पेपर टू का यह क्वेश्चन है, आईआर से संबंधित है। मतलब पेपर टू के जो आपको आईआर का इंटरनेशनल रिलेशनशिप का जो सेक्शन है उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। 10 मार्क्स का क्वेश्चन है और याद रखेंगे यदि 10 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आप इसको 150 वर्ड्स तक लिख सकते हैं। देखने का प्रयास करेंगे कि आखिर आंसर कैसे लिखा जाता है, किन किन पॉइंटों को हाईलाइट करने की आवश्यकता है और एक फ्रेमवर्क कि कैसे पहले क्या आए, फर्स्ट में क्या आए, सेकंड में क्या आए, इस ढंग को भी हम लोग समझेंगे। क्वेश्चन है, वायरस ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट इज अफेक्टिंग द फंक्शनिंग ऑफ एससीओ। In the light of the above statement, put out the role of India in mitigating the problem. मतलब संघर्ष के विषाणु एससीओ के कामकाज को प्रभावित कर रहे हैं। उपरोक्त कथन के आलोक में समस्याओं को कम करने में भारत की भूमिका को बताएं। एससीओ एक संगठन है, एक है ना, एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है, आपको पता है। और उसमें जितने भी मेंबर्स हैं उनके बीच में भी बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट हैं, कई इश्यूज पर कॉन्फ्लिक्ट है और कई ऐसे अदर फैक्टर्स भी हैं जो एससीओ को काम करने नहीं दे पा रहे। एक तो आपस में फैक्टर्स, कुछ स्टेट से अलग के फैक्टर जैसे कि टेररिज्म, जो स्टेट का है ना, आप बोल सकते हैं कहीं पर रोल है कहीं पर नहीं है, लेकिन ये सब चीजें क्या है, इसको एग्जामिनर ने वायरस के रूप में पोर्ट्रे किया है, चित्रित किया है कि संघर्ष के विषाणु, वायरस ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट क्या क्या है, ये हम लोग को देखना है। पहले तो यह होना चाहिए और फिर दूसरा होना चाहिए इंडिया का रोल क्या है। आंसर लिखते समय जब हम लोग आंसर लिखें तो उससे पहले, आंसर मैं भी नहीं बता रहा हूँ, पहले आप जान लीजिए कि एससीओ में 10 मेंबर्स हैं। एक अभी हाल में मेंबर बना है जून या जुलाई में 2024 में, बेलारूस। यदि कहा जाए मेंबर की संख्या मेरी मैं बात कहूँ तो एक रसिया है, दूसरा आपका चाइना, तीसरा कजाकिस्तान, चौथा उज्बेकिस्तान, पांचवा किर्गिस्तान, छठा तजाकिस्तान, सातवां पाकिस्तान, आठवां ईरान, नौवां इंडिया और एक 10वां भी हो गया है जिसको हम लोग कहेंगे बेलारूस। ये 10वां है, ठीक है। 10 मेंबर आपके हो गए। मंगोलिया नहीं है, याद रखेंगे, मंगोलिया ऑब्जर्वर के स्टेट पे। जब हम लोग लिखने के लिए आए तो एक इंट्रोडक्शन होना चाहिए। इंट्रोडक्शन में आप जरूर इस बात को लिखें क्योंकि कीवर्ड क्या है, कीवर्ड है आपका एससीओ, दूसरा है वायरस यानी जो सो कॉल्ड पोर्ट्रे किया गया, कॉन्फ्लिक्ट और बुराइयां जो आ गई है उसको दूसरा, और इंडिया का रोल तीसरा। ये 3 कीवर्ड। तो पहला कीवर्ड जो है संघाई, उसके लिए हम लोग जरूर एक आप एससीओ जिसका फुल फॉर्म है संघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, उसका एक इंट्रोडक्शन जरूर दें कि यह बेसिकली एक यूरेशियन पॉलिटिकल इकोनॉमिक है ना, इंटरनेशनल सिक्योरिटी एंड डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन है जो स्टेब्लिश हुआ था चाइना और रसिया के साथ 2001। इसको थोड़ा छोटा भी कर सकते हैं आप चाहें तो। यह विश्व की, यह द लार्जेस्ट यदि कहा जाए, यह विश्व का बहुत सबसे बड़े ऑर्गेनाइजेशनों में से एक है रीजनल में, जिसमें कोई शक नहीं होगा। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वो जोग्राफिकल स्कोप से हो या पॉपुलेशन स्कोप से हो। लगभग 40% ऑफ ये पॉपुलेशन को लेकर के बैठा हुआ है और वर्ल्ड के लगभग 32% जीडीपी इसमें है। यानी कि एक आप छोटा सा एक इंट्रोडक्शन दीजिए। आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि संघाई जो कॉपरेशन है वह पॉलिटिकल इकोनॉमिकल, ध्यान से देखें, पॉलिटिकल इकोनॉमिकल और इंटरनेशनल सिक्योरिटी और डिफेंस के लिए स्टैब्लिश एक ऑर्गेनाइजेशन है। आप इसको चाहे तो स्किप कर सकते हैं। स्टैब्लिश बाय चाइना एंड रसिया, जो वर्ल्ड का 40% पॉपुलेशन को लिए हुए, आप ऐसे कर दीजिएगा, और जीडीपी का 32%, इतना भी लिख करके आप चल सकते हैं। इसके साथ साथ जरूर लिखिएगा कि इसमें टोटल मेंबर कितने हैं, तो मेंबरों का नाम आप जरूर लिख देंगे साथ में, तो अच्छा प्रश्न बन जाएगा, अच्छा उत्तर बनेगा, आंसर। अब आइए वो बातें कि आखिर कौन कौन से वायरस है। सबसे पहले देखिए, एक बात जान लीजिए, जो दिक्कतें आ रही है संघाई कॉपरेशन को काम करने में, वही इसके वायरस है। उसको इनडायरेक्ट वे में कहा गया
बॉर्डर और बायलैटरल डिस्प्यूट हम लोग इसको मान सकते हैं एक। दूसरा है टेररिज्म, इसको भी कर सकते हैं, है ना। जोग्राफिकल एम्बिशंस यानी भौगोलिक महत्वाकांक्षा, किसी को आगे बढ़ना है, एक दूसरे से आगे बढ़ने की चाह, तो ये हो गया तीसरा। चौथा हुआ एक्सटर्नल पार्टनरशिप, मतलब कुछ लोग संघाई के भी और कुछ लोग जो उसमें मेंबर हैं उसके जो सबसे बड़े दुश्मन है उस ग्रुप में भी हैं, तो इसके भी पार्टनर है, दूसरे के भी पार्टनर है, तो जरा वो भी है। ग्रेटर पावर राइवलरी, पावर की राइवलरी भी चल रही है, वो बात भी है। कनेक्टिविटी इशू, वह भी हम लोग देखेंगे। और फिर भारत की भूमिका। पहले आते हैं जो बॉर्डर और बायलैटरल इश्यूज है, जरा उसको देखा। इसमें जरूर बताइए आप इंडिया और चाइना के बारे में, जरूर लिखिए। इंडिया चाइना का बॉर्डर का इशू है, ठीक है। आपको पता ही होगा 2017 में डोकलाम का जो इंसिडेंस हुआ था, वहां से ये स्पेशली स्टार्ट हुआ। वैसे तो है तो बहुत पहले, अक्साई चीन उन्हीं के कब्जे में है। यदि बात करें 1962 से ही बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहा है, क्योंकि अक्साई चीन जो है, अक्साई चीन जो है वह तो इस पार्ट ही है, तो उसको भी आप इसमें पोर्ट्रे कर सकते हैं, डाल सकते हैं, ठीक है। और साथ साथ यदि उसको छोड़ करके आगे बढ़ना है तो आप डोकलाम से भी स्टार्ट कर सकते हैं। मेरा मानना है आप पहले अक्साई चीन बोलिए, वहीं से शुरू है, और दूसरा यहाँ से। यहाँ पर आप एक चीज और भी ऐड कर सकते हैं कि अरुणाचल प्रदेश का वह बहुत बड़े एरिया को अपना पार्ट भी मानता है, बाकायदा उसने कई बार इस बात को कहा है, तो आप इसको भी लिख सकते हैं। फिर उसी का एक नतीजा हुआ कि डेडली क्लैश हुआ दोनों के बीच में 2020 में, कई लोग मारे भी गए, जो ये गालवान वैली इंसिडेंस हुआ था। तो इसको लिख सकते हैं, मतलब अक्साई चीन से शुरू करते हुए डोकलाम को बोलते हुए आप डेडली क्लैश तक जा सकते हैं 2020 में, ठीक है, याद रखेंगे। फिर एक बात और भी रखें, एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच, दोनों के बॉर्डर पर लगातार कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। ये भी वायरस है किसके लिए, एससीओ के लिए। अफगानिस्तान इज नॉट द मेंबर ऑफ एससीओ, इस बात को आप जान लीजिए। लेकिन चूंकि एससीओ का एक मेंबर अब उसी एरिया के एक देश के साथ में बॉर्डर पर हमेशा लड़ रहा हो, बायलैटरल दोनों के बीच में टेंशन हो बॉर्डर डिस्प्यूट से ज्यादा, तो ये भी इफेक्टिव रोल अदा नहीं कर पाता है एससीओ, ठीक है। आगे, चाइना का केवल भारत के साथ में ही डिस्प्यूट नहीं है, चाइना के कई सेंट्रल एशिया कंट्रीज हैं, जैसे कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, सबके साथ बॉर्डर इशू है, और ये सभी तो एससीओ के मेंबर हैं भैया। ये भी तो वायरस हुआ, ठीक है। उज्बेकिस्तान और तजाकिस्तान के बीच में भी है। यहाँ पर आप जरूर डालें पाकिस्तान और इंडिया, है ना, पाकिस्तान और इंडिया का भी आपको लिखना होगा, पीओके, है ना, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, जिसमें पाकिस्तान बोलता है कि पूरा कश्मीर उसका पार्ट है, इंडिया बोलता है कि तुमने पाक ऑक्युपाइड कश्मीर कर रखा है, वो मेरा पार्ट। तो बॉर्डर डिस्प्यूट है, सबसे पहला पॉइंट आप इसको दीजिए। चाइना इंडिया से शुरू करते हुए सेकंड नंबर पर आप पाकिस्तान को दे सकते हैं, फिर चाइना का अदर कंट्रीज के साथ में, फिर उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, और लास्ट में आप लिख सकते हैं ये वाला पॉइंट को कि ये भी कर रहा है प्रॉब्लम पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में। आगे है टेररिज्म, इसको भी जरा समझना होगा। इस क्षेत्र में टेररिज्म आपको पता ही कितना ज्यादा है, और वह भी एक वायरस है एक तरह से, किसके लिए, एससीओ के, टेररिज्म, ठीक है। खासकर अफगानिस्तान में जो टेररिज्म और एक्सट्रीमिज्म राइज हुआ है, उसने पूरे एरिया को, वैसे तो ग्लोबली थ्रेट है लेकिन पूरे एरिया को दिक्कत में डाला हुआ है। तालिबान का दोबारा आना जरूर डालिए। फिर आईएसआईएस आतंकवादी संगठन, वो इसी क्षेत्र में बिलोंग करता है, उसका तो प्योर नहीं है अफगानिस्तान से संबंध, लेकिन आईएसआईएस का वह ब्रांच जिसको बोला जाता है आईएसआईएस के, याद रखेंगे, आईएसआईएस के यानी आईएसआईएस खुरासान, इसने अभी हाल ही में रसिया में बम विस्फोट किया था। आपको पता है जो सिनेमा हॉल था वहां पर, और जो बम विस्फोट हुआ था, कई लोग मारे गए थे। और क्या कहता है, रसिया एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेंबर है एससीओ का, तो वह भी अफेक्ट हो रहा है टेररिज्म से। तो आईएसआईएस जो एक्टिवेट है इस एरिया में, और उसका खासकर जो खुरासान वाला ब्रांच है वो अफगानिस्तान में एक्टिवेट है, वो इस एरिया को बहुत चुनौती दे रहा है। तालिबान का दोबारा आना, वह भी एक्सट्रीमिज्म है, वह भी दे रहा है, आपको पता ही होगा। फिर क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म बाय पाकिस्तान, जिसका हमेशा भारत ने इशू उठाया है, वो भी अफेक्ट करता है, आपको पता होगा। जरूर लिखिए, कुछ आतंकवादी संगठनों का नाम देना चाहें तो आप दे सकते हैं। साथ ही साथ
जो मादक पदार्थ हैं, जो ड्रग्स वगैरह हैं, उसकी स्मगलिंग जो होती है उसको भी जरूर लिखें, इसमें कोट करें कि पंजाब होते हुए इंडिया में लाया जाता है। इन सब कारण से क्या है, चूंकि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म पाकिस्तान में हो रहा है और माना जाता है पाकिस्तान की सरकार उसको प्रमोट भी करती है प्रॉक्सी वॉर के रूप में, क्योंकि सीधे तो वो लड़ नहीं सकते हैं। तो जो रैट्स है, रैट्स जो मतलब एक तरह से कहा जाए एंटी टेररिस्ट ग्रुप है किसका, संघाई कॉपरेशन का, वो सही फंक्शन कर ही नहीं पाता है, क्योंकि आपका एक सदस्य आतंकवाद में पूरा इन्वॉल्व है और उसको तो पूरा एकदम प्रोटेक्शन मिला हुआ है चाइना से। ठीक है, तो टेररिज्म एक बहुत बड़ा इश्यू है जो सहयोग नहीं होने दे रहा है। एक तो अफगानिस्तान में बढ़ता हुआ एक्सट्रीमिज्म और आतंकवाद, तालिबान, आईएसआईएस, खासकर खुरासान, और एक पाकिस्तान स्वयं। ठीक है, जियो पॉलिटिकल एम्बिशंस यानी कि भौगोलिक महत्वाकांक्षा भी बहुत बड़ी है, जैसे कि चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, यह उसकी माना जाता है कि 21वीं सदी का चाइना का सबसे एम्बिशियस प्रोजेक्ट है और यह इसको कई देश पसंद नहीं करते, उसमें भारत भी एक बहुत बड़ा है। इंडिया जो है इसको एक प्रकार से कंसर्न मानता है, अपनी सोवरेनिटी से, अपनी संप्रभुता से इंडिया इसको जोड़ता है, क्योंकि इसी का एक पार्ट जो है वह है चाइना इंडिया इकोनॉमिक कॉरिडोर, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, इसको सीपैक कहा जाता है। बीआरआई प्रोजेक्ट का ही एक ब्रांच है सीपैक, जो पीओके से होकर गुजरता है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। ध्यान दीजिएगा, पहले यहां से चाइना से निकलेगा, फिर पीओके जाएगा और पीओके के बाद फिर पाकिस्तान, प्रॉपर पाकिस्तान। अब होता क्या कि भारत कहता है कि भैया ये जो आपका एम्बिशियस प्रोजेक्ट है ये तो हमारी सोवेनिटी के लिए खतरा है, खास करिए ये हमारी संप्रभुता के लिए खतरा है, क्योंकि तो हमारे से होके जाता है। चाइना सुनने को तैयार नहीं, पाकिस्तान कहता है ये तो मेरा ही पार्ट है, लोग तो इसको जरूर दीजिएगा जियो पॉलिटिकल एम्बिशन, और इसमें खासकर बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का नाम देना होगा और साथ ही साथ सीपैक को उसके साथ जोड़ना पड़ेगा और ये बताना होगा कैसे भारत इसका विरोध कर रहा है और भारत का कहना है ये अगेंस्ट आवर सोवेनिटी है, यानी संप्रभुता। एक्सटर्नल पार्टनरशिप, कुछ लोग जैसे कि मान लेते हैं वह एससीओ के मेंबर हैं जैसे इंडिया, लेकिन इंडिया साथ ही साथ अपना विकास बढ़ा रहा है क्वाड के साथ। अब क्वाड में अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, यूके है, तो क्वाड के साथ जो अपनी बढ़ा रहा है ये क्या कहता है अमेरिका, अपनी इंडिया जो अपनी बात को, इससे सब पसंद नहीं कर रहे हैं। चाइना भी पसंद नहीं करता है थोड़ा बहुत, रसिया भी इसको पसंद नहीं करता है क्योंकि वहां अमेरिका खड़ा है। बाकी और सब देश को छोड़ दीजिए, ये जो क्वाड में बाकी देश हैं, यूएस जो बेसिकली है, तो यूएस जो है, जो यूएस लेड ऑर्गेनाइजेशन जो क्वाड है, उसका धीरे धीरे भारत जो है धीरे धीरे जो है वह और भी अच्छा प्रॉपर तरीके से उससे जुड़ता जा रहा है क्वाड से, और उसका भारत बाकायदा एक मेंबर है क्वाड का। तो चाइना इसको सस्पिशन की नज़र से देखता है। चाइना कहता है कि ये एससीओ के लिए वायरस है, एससीओ को कामकाज के लिए सही तरीके से नहीं होने देगा। तो एक तरह से डिसकंसर्न और एक सस्पिशन भी पैदा करता है एक दूसरे के मन। आगे ग्रेट पावर राइवलरी, यदि आप ग्रेट पावर राइवलरी की बात करेंगे तो एससीओ में चाइना और रसिया भी आपस में राइवल है, खाली इंडिया नहीं है, इस बात को भी आप समझें। चाइना जो है और रसिया सोचता है कि जो शीत युद्ध में, कोल्ड वॉर में वह बॉस था और वह पोजीशन किससे अब चाइना ले लिया है। तो अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं रसिया में और चाइना के बीच आपको लगता होगा दोस्ती, लेकिन है नहीं उतना, क्योंकि रसिया को लगता है कि चाइना ने मुझे रिप्लेस कर दिया है वर्ल्ड ऑर्डर में, तो एक प्रकार से वह राइवलरी हो जा रहा है। और इंडिया तो है ही। यहां पर एक और भी बात डालेंगे राइवलरी में, वह यह है कि सोच का भी एक परिणाम है। जैसे देखिए, चाइना जो है वह चाहता है कि एशिया यूनिपोलर बना रहे, एक ध्रुवीय, मतलब मैं ही बॉस रहूं। वहीं भारत चाहता है कि विश्व भी यूनिपोलर हो और एशिया भी यूनिपोलर हो, मतलब एशिया में भी शक्ति के कई केंद्र हो और विश्व में भी शक्ति का हर बहुत सारे केंद्र हो। यूएसए जैसे है और भी देश हैं, होना चाहिए। यदि आप यूएसए को नजर से देखें तो यूएसए बोलता है पूरे विश्व यूनिपोलर होना चाहिए, मैं ही बॉस। चाइना बोलता है नहीं, पूरा विश्व यूनिपोलर हो। लेकिन जब एशिया में आता है तो बोलता है, चाइना बोलता है पूरा विश्व मल्टीपोलर हो, और जब एशिया में आता है तो बोलता है यूनिपोलर हो, एक ध्रुवीय हो, मतलब हम ही बॉस हो।
एक है ना कहीं एक तरह से कहा जाए एक डुअल नेचर चाइना का, और भारत को ये पसंद नहीं। तो राइवलरी में यहाँ पर चाइना के साथ साथ आप इंडिया को भी कोट करेंगे, सॉरी रसिया के साथ साथ, रसिया चाइना के साथ साथ इंडिया को भी कोट करें। क्यों? क्योंकि इंडिया का मानना है कि एशिया क्या हो, यूनिपोलर हो, बहुध्रुवीय व्यवस्था हो, और चाइना क्या मानता है, चाइना बोलता है एशिया यूनिपोलर हो, जबकि वो विश्व को यूनिपोलर बोलता है, बनाना चाहता है। लेकिन यहाँ तो राइवलरी में दीजिएगा, कनेक्टिविटी इशू भी है बहुत बड़ा, क्योंकि जितने भी देश हैं एससीओ के रीजन के, स्पेशली सेंट्रल एशिया सफर कर रहा है फ्रॉम लैक ऑफ एफिशिएंट ट्रांसपोर्टेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर का कमी है वहां पर, इसलिए अच्छा रोड नहीं है, पोर्ट नहीं है सबको जोड़ने के लिए, तो इसके कारण से भी जितना सहयोग होना चाहिए वो नहीं हो पाता है। आगे वायरस में अब भारत का जरा आ जाते हैं, भारत का रोल क्या होगा। भारत को चाहिए कि मल्टीलैटरल डिप्लोमेटिक अप्रोच के साथ आगे बढ़े, बहुपक्षीय राजनीतिक दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़े। इसके अंतर्गत भारत को सबसे पहले अपने उस विचार को सबसे ऊपर रखना पड़ेगा जो भारत का सार तत्व है, जो भारत की समरी है, वसुदेव कुटुंबकम, मतलब पूरा विश्व फैमिली है, पूरा विश्व बंधु है। इसके साथ भारत को चलना पड़ेगा, भारत को एसाइड करना पड़ेगा बायलैटरल कॉन्फ्लिक्ट को, जो भारत जो भी मतलब कि दो देशों के बीच, भारत या किसी अन्य देश के बीच द्विपक्षीय विवाद है, उसको साइड करके भारत को ऐड करना पड़ेगा, सहायता देना पड़ेगा दूसरे देशों को, एससीओ के देशों को, ताकि विश्वास की बहाली हो सके। जैसे ह्यूमैनिटेरियन एड्स अफगानिस्तान को दिया जाए, और भारत ने दिया भी, एग्जाम्पल हाल में है, भारत ने सपोर्ट किया था पाकिस्तान को फ्लड में, मालदीव को भारत ने फंड दिया। तो यह सबके द्वारा भारत क्या कर सकता है, अपनी मजबूती वहां दर्ज कर सकता है। भारत का एक रोल होगा कि जो एससीओ सही से काम नहीं कर पा रहा है वो सही से काम करेगा। आप कहेंगे सर मालदीव तो है नहीं, सर मालदीव चाइना का दोस्त है, पाकिस्तान तो है ही प्रॉपर, ठीक है, आगे चलिए। फिर दूसरा आप कहेंगे अफगानिस्तान, सर अफगानिस्तान में यदि विकास होगा तो टेररिज्म समाप्त होगा, टेररिज्म समाप्त होगा तो एससीओ सही से काम करेगा, समझिए। फिर भारत को कनेक्टिविटी पर भी ध्यान देना पड़ेगा, जिससे अच्छा कनेक्टिविटी डेवलप हो। भारत ने अशखाबाद एग्रीमेंट पर साइन किया है बाकायदा, उसको और तेजी से आगे बढ़ा सकता है भारत अपने प्रयास से, ठीक है। जो अशखाबाद एग्रीमेंट है वो स्टेब्लिश करेगा एन इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट एंड ट्रांजिट कॉरिडोर कनेक्टिंग सेंट्रल एशिया विद साउथ एशिया एंड मिडिल ईस्ट, मतलब सेंट्रल एशिया को एक ट्रांजिट कॉरिडोर के रूप में यह काम करेगा। अशखाबाद एग्रीमेंट के जब भारत ने साइन किया है, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये जब कॉरिडोर बन जाएगा तो सेंट्रल एशिया, साउथ एशिया और ईस्ट जो मिडिल ईस्ट है उस सब में कनेक्टिविटी अच्छा हो जाएगा। तो भारत इसके लिए और प्रयास कर रहा है, इसी के अंतर्गत भारत ने अशखाबाद एग्रीमेंट को साइन भी किया। भारत को चाहिए इसको और ज्यादा तेजी से इस पर काम किया जा सके। फिर भारत को लगातार जितने भी एससीओ के मेंबर हैं उनके साथ ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज करना चाहिए। इससे क्या होता है, एक बंधुत्व ब्रदरहुड का है ना नेचर डेवलप होता है, और कभी कभी ऐसा करने से, एक साथ काम करने से दोस्ती भी बढ़ती है। आगे कल्चरल एक्सचेंज, भारत को चाहिए कल्चरल एक्सचेंज भारत और भी अच्छे तरीके से करे। वैसे भी कल्चरल डिप्लोमेसी आज के तारीख में बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाती है, इसी को आप सॉफ्ट पावर भी कहते हैं। तो भारत को चाहिए कल्चरल एक्सचेंज के तहत पीपुल टू पीपुल इंटरेक्शन को बढ़ाया जाए, जिससे म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बढ़े। इससे क्या होगा, टेंशन रिड्यूस होगा, इससे टॉलरेंस, सहनशीलता, तुरंत आप आक्रमण कर देते हैं, तुरंत कुछ ना कुछ बोल देते हैं, इससे बढ़ेगा। जब पीपुल टू पीपुल कनेक्शन बढ़ेगा इससे यह होगा, ठीक है। इसी का बहुत बड़ा एग्जांपल है कि भारत ने एससीओ फूड फेस्टिवल 2019 में दिल्ली में आयोजित किया था। अगला पॉइंट है भारत को नॉन अलाइनमेंट यानी नैम यानी गुट निरपेक्षता की नीति को यहां पर भी इंप्लीमेंट करने की आवश्यकता है। आपको पता होगा गुट निरपेक्षता की नीति, नॉन अलाइनमेंट की नीति 5 चीजों पर आधारित है। किसी दूसरे देश में दखल न दिया जाए, इंटरफेरेंस न किया जाए, एक दूसरे के बॉर्डर को सम्मान किया जाए, सुपर पावर के कॉन्फ्लिक्ट में शामिल न हुआ जाए। तो ये सब जो कुछ बेसिक बातें हैं उसको, नॉन अलाइनमेंट की चीजों को, भारत को जो प्रिंसिपल है नॉन अलाइनमेंट का, गुट निरपेक्षता का जो प्रिंसिपल है, उसको भारत को एससीओ में भी और अच्छे तरीके से पेश करना चाहिए, ताकि एससीओ और अच्छे तरीके से प्रमोट होकर कोऑपरेटिव हो
और उसमें कॉपरेशन का जो स्पिरिट है वो और भी डेवलप हो। वाजिब बात है, इससे म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग भी बढ़े। भारत को और प्रयास करना चाहिए जो यूएन चार्टर के जो सभी उपबंध हैं वो सही तरीके से एससीओ में फॉलो हो। इंडिया कैन स्ट्रेस टू इंपॉर्टेंस ऑफ दी, है ना, इंटरनेशनल नॉर्म्स। यूएन चार्टर का जो, या तो यूएन चार्टर से संबंधित जो भी इंटरनेशनल नॉर्म्स है उसको अच्छे तरीके से इंप्लीमेंट करें। फिर जो भी अदर इंटरनेशनल नॉर्म्स है उसको भी भारत को चाहिए कि अच्छे तरीके से इंप्लीमेंट कराए, दबाव डाल के ही कराए, प्यार मोहब्बत से कराए, लेकिन कराए, खासकर यूनाइटेड नेशन चार्टर्स को, फ्रेमवर्क को। इससे क्या होगा, ये रिजॉल्व करने में कॉन्फ्लिक्ट को बहुत आसानी होगी एससीओ में। तो आपने देखा ये सब चीजों को कि आखिर कौन कौन से वह चीज हो सकते हैं, किस किस मापदंड से भारत कर सकता है वह काम। आगे एक और भी बात है, उसको भी जरा देखिए। भारत इस क्षेत्र में इकोनॉमिकल एक्टिविटी को और ज्यादा प्रमोट करके, वैसे भारत इकोनॉमिकली बहुत स्ट्रांग नहीं है इन कंपेयर टू चाइना, लेकिन अदर कंट्रीज के कंपेयर में तो बहुत स्ट्रांग है ही। तो भारत को चाहिए कि इस क्षेत्र में अपना इकोनॉमिकल एक्टिविटी को बढ़ाए, इनिशिएट करे, ताकि ट्रेड एग्रीमेंट और अच्छे से हो अन्य देशों के साथ, अंतर्गतवा हो सके तो एससीओ के अंदर ही एक ट्रेड एग्रीमेंट किया जा सके। इससे भी क्या होगा कि एससीओ में जो काम सही से नहीं हो पा रहा है या जो कॉन्फ्लिक्ट के इशू है वह खत्म होंगे। जब भी इकोनॉमिकल डेवलपमेंट होता है तो वाजिब बात है हर आदमी उस इकोनॉमिकल डेवलपमेंट के साथ अपने आप को जोड़ता है। तो आंसर में आप ऐसा लिख सकते हैं, इंडिया कैन एडवोकेट एन इकोनॉमिक डेवलपमेंट initiative and trade and agreement with SCO. For instance, India active participation in the international North-South transport corridor. मतलब North-South transport corridor की तरह ही एक एग्जाम्पल दिया गया है कि एससीओ क्षेत्र में जो एग्रीमेंट इनिशिएटिव भारत को करना चाहिए, उसी के अंतर्गत में एक एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, यह वाला जिसको बोला गया है ना, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉपरेशन, ठीक है, कॉरिडोर। इसके बारे में कभी और आपको पता होना चाहिए। ये जो बेसिकली है, ये 4 देशों के बीच में एक इनिशिएटिव किया गया था INSTC को। 7200 किलोमीटर है, ये आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है। इसमें इंडिया है, ईरान है, अजरबैजान है और रसिया है। इसके थ्रू क्या होगा, वहां तक ये कॉरिडोर बना करके भारत जो है बहुत आसानी से रसिया और अदर कंट्रीज पहुंच सकता है। क्योंकि देखो, भारत को पहले ऐसे जाना होता था, सुएज कैनाल होकर के यहाँ तक पहुंचना पड़ता था, लेकिन ये जो कॉरिडोर बनेगा ये ऐसे होते हुए, ईरान होते हुए, अजरबैजान होते हुए यहाँ तक आराम से पहुंच जाएगा और रसिया से इंडिया सामान आसानी से आ सकता है, ठीक है। और अभी ये ऑपरेशनल हो चुका है, आपको पता होना चाहिए। इसमें शिप भी हो सकता है, इसमें रेल ट्रांसपोर्ट भी हो सकता है, इसमें रोड ट्रांसपोर्ट भी हो सकता है। तो आपने जो लास्ट वाला देखा, इसको जरूर आप दोबारा देखिए। यहाँ पर जो मैंने बातें कही वो यह है कि इंडिया इस क्षेत्र में इकोनॉमिकल डेवलपमेंट के लिए इनिशिएटिव उठा सकता है, इनिशिएट कर सकता है एससीओ के अंदर। और इसी का एक एग्जाम्पल है क्या, ये जो इंडिया ने किया है, इसको और अच्छा करने की जरूरत है और देशों को इसमें मिलाने की जरूरत है। इससे क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट के इशू कम होंगे और सबसे बड़ी बात, जो वायरस है कनेक्टिविटी, एक वो भी तो वायरस था, वह भी दूर होगा। जब कनेक्टिविटी अच्छा हो जाएगा तो और भी चीजें अच्छी हो जाएगी। तो इसको आपने देखा, जरूर इसको आप लिखने का प्रयास करें। आपको मैंने बता दिया कैसे लिखा जाएगा। पहले इंट्रोडक्शन दीजिए, दूसरा में आप यह बताइए कि कौन कौन से वायरस है, तीसरा में इंडिया का मेजर रोल, ठीक है। फिर मिलते हैं एक नए हम लोग क्वेश्चन के साथ और उसके आंसर के साथ। नमस्कार।